हे गाइस, वेलकम टू उमंग स्टडी। मेरा नाम अंकुर यादव है। मैं आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, ठीक है, और आप तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। और किसी जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ठीक है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है अगर आपको देखना हो, ठीक है। और हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 17 जनवरी 2017 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन हमने देखे अभी तक 6 वीडियो में, ठीक है। तो मैं बता दूं अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि हम कैसे करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, उसको डिटेल में सोल्व करेंगे और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। जैसे रीजनिंग के लिए आपको कहीं जाने के, मैथ के सब क्वेश्चन मतलब एक ही वीडियो में मिलते जाएंगे, ठीक है। मतलब एक मैं ही करवा दूंगा कि ये नहीं है कि आपको अलग अलग टीचर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एक फिर भी एग्जांपल लेके बता देता हूँ जैसे हम करने वाले कैसे। देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन हमने मान लो, हाँ, जैसे ये रेलवे का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो जैसे रेलवे का क्वेश्चन आ गया, ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं? 17 जनवरी के पेपर के, 17 जनवरी 2017 की शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन लिए गए सारे, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी मेरी तरफ से ऐड नहीं किया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कैसे एग्जाम्पल कैसे करने वाले सोल्व। जैसे मैंने ये देखा, ये क्वेश्चन दिया है, इसमें रेलवे आ गया, ठीक है। तो अब मैं डिटेल में पूरा रेलवे का टॉपिक करवा दूंगा क्लियर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन आए ना आए पर रेलवे से क्वेश्चन तो आएंगे ना, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये देखो मैंने पूरा रेलवे का लिख रखा है डाटा वगैरह। तो ऐसे जो भी डाटा कौन से जोन है, कौन से हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अलग पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है, वो एक दो क्वेश्चन करवाती है, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम सारे टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आते हैं। अभी तक अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, लास्ट वीडियोस में मैंने जो भी इसकी जो इस फर्स्ट की जो वीडियोज होने वाली है उनमें ये लास्ट वीडियो होने वाली है सिर्फ इस पेपर की, ठीक है। अभी तक हमने जो भी इन क्वेश्चनों से हमने क्या कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है। जैसे ऑप्टिकल फाइबर देख लिया, ठीक है, उसके प्रिंसिपल देख रहे थे भाई। टीआईआर प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन से, ठीक है। अगर ये भी सीखा था उसमें हमने, एक रेज इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। तो किसी अगर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो डेंसर में तो क्या होगी, ये इस साइड बैंड होगी नॉर्मल की साइड। अगर रेयर होता है इस साइड उल्टा तो ये इस साइड बैंड होगी। तो ये चीजें हमने सीखी हैं अभी तक जो पिछले टॉपिक में, ठीक है। हमने मीन मोड का एक क्वेश्चन आया था, हमने मीन मोड पूरा मीडियन पूरा टॉपिक किया था। कार्बोहाइड्रेट देखे थे हमने कैसे कि डाई कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं, ठीक है। और किसी मोनोमर्स और ग्लूकोज का कैसे फॉर्मूला बनता है, ऐसे वो सब देखे थे। रियल नंबर देखे थे हमने लास्ट वीडियो में, ठीक है। जैसे रियल नंबर में सब कुछ आ गया था उसमें, रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होल नंबर, किसी प्राइम नंबर, ये सारे हमने पिछली वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। इसरो से जो भी किसी लॉन्च होने वाले हैं, गगनयान जो भी मिशन लॉन्च होने वाले, ठीक है। तो सारे मिशन हमने देख लिए थे। आईआईटी कोई नई चीज क्या क्या लॉन्च करने वाली है, जो भी चीजें मतलब कोई एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो वो सब हमने देख लिए थे कि आईआईटी ने। हमने पीक देख ली थी, कौन सी स्टेट की कौन सी पीक हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ऐसे फेस्टिवल देख लेते, एचसीएफ एलसीएम देख लेते, पंचायत राज पूरा देख लेता, कौन से शेड्यूल के अंदर आता है बताइए, 11वें पार्ट 9वें, ठीक है, अमेंडमेंट 73 1992 में, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हमने काफी टॉपिक कर लिए, शेड्यूल कर लिया था। तो ऐसे जो मेरे को याद है वो मैंने लिख दिए और ऐसे काफी टॉपिक कर लिए। तो मतलब आपको अगर आपने पेपर सोल्व कर लिया ना, तो ट्रस्ट करिए मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से मेरी वीडियो से मिल जाएंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सोल्व करिए। देखिए क्या कह रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइस डिजाइन टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स, ठीक है। तो एक बार बता देता हूँ वोल्टेज स्पाइक क्या होता है ना। जैसे अगर कोई भी आगे से कोई सप्लाई है वोल्टेज की, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है, मतलब सडनली इंक्रीज कर दी जाए और एक छोटे से टाइम के अंदर, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वोल्टेज स्पाइक। मतलब क्या, वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गई हो आगे से एक छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर, तो उसे वोल्टेज किसी स्पाइक कहेंगे। तो जैसे अगर मान ले हमारा टीवी वगैरह है, एक फिक्स वोल्टेज पे काम करते हैं ना, अगर किसी अचानक से वोल्टेज तेज आ जाए तो क्या हो जाएगा, टीवी खराब हो जाएगा, वोल्टेज से जल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम, सर्ज प्रोटेक्टर, ठीक है। तो सर्ज प्रोटेक्टर क्या होता है ना, सर्ज प्रोटेक्टर क्या करता है, जो एक्सेस एनर्जी होती है ना, देखो मान लो जैसे टीवी को चलाने के लिए 220 वोल्टेज चाहिए हमें, ठीक है। तो इतनी एनर्जी तो ठीक है वो
क्या तो किसी ब्लो अगर एक्सेस एनर्जी आ गई, मान लो जो भी फालतू की एनर्जी आ गई, तो क्या करेगा सर्ज प्रोटेक्टर, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको ब्लॉक कर देगा या फिर क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। कहां पे, अर्थ के अंदर। ठीक है, तो ये करता है काम सर्ज प्रोटेक्टर। तो इसका आंसर क्या आएगा, सर्ज प्रोटेक्टर। देखो इससे रिलेटेड हमने कहा कि हम डिटेल में सब कुछ करते जाने लगने वाले हैं। तो देखो वोल्टेज से मेरे को एक चीज याद आ रही है, कई बार ये पूछ लेते हैं, स्टैंडर्ड डोमेस्टिक एसी सप्लाई। देखो जो ये स्टैंडर्ड डोमेस्टिक एसी सप्लाई इंडिया में है, वो कितनी वोल्टेज पे होती है। ठीक है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि घर के अंदर जो हमारे वोल्टेज आती है वो कितनी वोल्टेज की आती है स्टैंडर्ड। तो वो कितनी वोल्टेज पूछ ले तो कितनी आती है, 220 की वोल्टेज। ठीक है, और कितनी फ्रीक्वेंसी से आती है, 50 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। ये दोनों डाटा इंपॉर्टेंट है, ये कभी ये पूछ लेता है कभी ये पूछ लेता है। ठीक है, और क्या ध्यान रखिए। ठीक है, एक चीज बताइए, हमारी जो वायर होती है जो सप्लाई की, उसमें आपने देखा होगा 3 कलर की वायर आती है, ऐसे 3 कलर की वायर आती है ना। तो मेरे को बताइए इनमें से अर्थ वायर का कलर क्या होता है। मतलब भाई 3 वायर है ना, उसमें अलग अलग वायर का अलग अलग कलर होता है, तो उनमें से एक अर्थ वायर होती है, उस वायर का कलर क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ, जो रेड कलर की वायर होती है ना, पूछ लें तो रेड कलर की वायर क्या होती है, लाइव वायर होती है। मतलब उसके अंदर 220 वोल्टेज करंट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लैक वायर होती है ना, वो क्या होती है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जीरो वोल्टेज पे। ठीक है, तो इसीलिए तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछ ले तो कितना हो जाए, जीरो माइनस करेंगे तो 220 होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है इसका वायर में, 220। और जो ग्रीन कलर की होती है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, जो ग्रीन कलर की वायर होती है वो कौन सी होती है, अर्थ की वायर होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखो अगर ये फ्रीक्वेंसी से याद आ रहा है मेरे को, ठीक है टॉपिक चल ही गया तो थोड़ा सा चल लेते हैं डीप, आपको भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, देखो जो ये कि 50 हर्ज होती है ना, और ये कोई वेस्ट नहीं है टाइम, मैं किसी इंपॉर्टेंट चीजें ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो हमारा बल्ब है, ठीक है एक लट्टू है, भाई मेरी ड्राइंग पे मत जाना बहुत खराब है। ठीक है, तो इसमें जो किसी, ये जो बल्ब है, ये आपको पता है ये 1 सेकंड के अंदर 100 बार इसके पास इलेक्ट्रिसिटी जीरो होती है। मतलब अगर कहा जाए ना, ये 1 सेकंड के अंदर 100 बार बंद हो जाता है और 100 बार ऑन हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे हमारे घर में करंट कैसे आता है, एसी सप्लाई। ठीक है, और एसी सप्लाई कैसे आती है, देखो ऐसे ही तो आती है वेव फॉर्म में, ऐसे वेव फॉर्म में। ठीक है, और मेरे को ये बताओ आप, अगर जब चल ही रही है फ्रीक्वेंसी की बात, तो आप मेरे को बताओ एक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। अगर आप कहते हो कि इसी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेवलेंथ पास होती है। ठीक है, वेवलेंथ कैसे, जैसे कि देखो ये वेव है, इसको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, आपको आज समझ में आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है और वेव क्या होती है। ठीक है, तो देखो जो फ्रीक्वेंसी है ना, जैसे ये है, ये एक पूरा वेव होगी यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये पूरा एक साइकिल होगी। तो कितनी साइकिल पास होती है 1 सेकंड के अंदर, तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि 1 सेकंड के अंदर ऐसी 50 साल साइकिल पास होगी। सॉरी, तो 50 साइकिल का मतलब समझ में आया, यहाँ पे 50 साइकिल पास होगी। तो अब अपने क्वेश्चन पे आओ कि सोबर लट्टू बंद और ऑन कैसे हो जाता है। तो देखो जैसे यहाँ पे वोल्टेज कितनी हुई, जीरो, यहाँ पे वोल्टेज जीरो। ठीक है, तो एक साइकिल में एक बार यहाँ पे जीरो हो गया, एक बार यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, अगली बार यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके 50 50 जो ये होंगी हर साइकिल में, तो कितनी बार किसी जीरो पे जाएगा, हर साइकिल में 2 बार जा रहा है तो 100 बार। तो 100 बार अपने जो लाइट होती है वो ऑन ऑफ होती है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि आपको ये बताइए, अगर जो आपको पूछ ले कि जो इन्वर्टर होता है, ठीक है, वो किस, वो सप्लाई कौन सी करता है, डीसी। ठीक है, और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है जीरो। क्योंकि देखो करंट तो डीसी का होता है ना, वो सीधा ऐसे चलता है।
और एसी कैसे चलती है आपको पता ही है, वेवलेंथ की फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया। और ये पूछ ली सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा करंट होता है मतलब इंसान के लिए जो, तो वो होते हैं डीसी। क्योंकि देखो ये लगातार करंट जा रहा है ना सप्लाई, जब भी तो देखते हो आप एसी में जब आपको झटका लगता है कभी करंट के हाथ लगाते हैं तो वो आपको अचानक पकड़े नहीं रखता ना, कई बार जीरो झटके से छोड़ भी देता है क्योंकि वोल्टेज जीरो हो जाती है वहां पे। तो आई होप आपको किसी समझ में आएगा वोल्टेज का चक्कर कैसे होता है। ठीक है, अपने मतलब जनरल जो आपके लाइफ में यूजुअली जितना काम आता है, और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आसपास में पूछ लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन अच्छा है मैथ का, ट्राई करें खुद से। 1 मिनट आपके पास। पूरे पेपर में शायद 2-4 क्वेश्चन ही होंगे मैथ के अच्छे हैं, नहीं तो मैथ काफी आसान आया। और ये आज लास्ट वीडियो है तो इस पेपर की, तो लास्ट में मैं बता भी दूंगा कि इस पेपर में हमने क्या क्या सीखा। कि मान लो किसी कौन सी करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कि कौन से हमें अगर पिछले प्रीवियस ईयर का देखा जाए तो कौन सा टॉपिक हमें ज्यादा कवर करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में हम वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, टू बस स्टार्ट फ्रॉम ए हाउस एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स and travel at a speed of 20 किलोमीटर। ठीक है, with how much speed किलोमीटर पर आवर should a man coming from opposite direction towards the house travel to meet the buses at an interval 8 मिनट। ठीक है, दो कारें हैं। ठीक है, 10 मिनट के अंतराल से एक घर से चलती शुरू होती है। ठीक है, और 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ठीक है, और 8 मिनट के अंतराल पर। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो, जैसे एक बस है, मान लेते हैं यहां से घर से चलती है ए पोजीशन। ठीक है, फिर बी पोजीशन पे पूछती है, फिर सी पोजीशन पे पूछती है। तो देखो क्या कह रहा है, टू बस स्टार्ट फ्रॉम द हाउस एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट। तो पहली बस चल के यहाँ पे पूछ गई। ठीक है, यहाँ पे पूछ गई ना पहली बस, फर्स्ट वाली। ठीक है, और जो सेकंड बस है वो अब चली है। ठीक है, सेकंड जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो यहां से चलिए, तो कितना टाइम ले रही है यहाँ पे 10 मिनट। देखो फिर अगली 10 मिनट में बस की जो भी स्पीड है बी, बी स्पीड मान लेते हैं, तो अगली 10 मिनट में कहां पहुंच जाएगी, सी पोजीशन पे। ठीक है, तो देखो ये डिस्टेंस बी स्पीड से 10 मिनट में कवर हो रहा है। समझ में आया ना, क्योंकि भाई बस ये दे रखा है, बस की स्पीड दे रखी है। ठीक है, जो कि बी की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखा है 10 मिनट, भाई 10 मिनट पे कवर कर रही है ना इतना डिस्टेंस, ये सेम डिस्टेंस। ठीक है, और ऐसे ही अगर अब मान लो कि जो अगर एक मैन है उसी डायरेक्शन में आ जाता है, तो ठीक है, तो उन दोनों ने वो डिस्टेंस, बस ने और किसी मैन ने मिलके वो डिस्टेंस कितनी देर में कर दिया, 8 मिनट में कर दिया। आया ना समझ में। और स्पीड मान लेते हैं मैन की कितनी एम। तो भाई देखो ये डिस्टेंस कवर किया है इस साइड में बी से सी, जो कि किसी 10 मिनट में किया गया है। ठीक है, वो किसने किया है, बस ने। और ये दोनों ने किसने किया है, मैन की स्पीड ने और किसी बस की स्पीड ने। तो ये कितने में कर दिया, 8 मिनट में। और डिस्टेंस सेम है, तो एक बार तो डिस्टेंस सेम है तो ये कर सकते हैं ना, बी इंटू में 10 मिनट, ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, सेम डिस्टेंस बी और सी का बीच में, और ये बी प्लस में एम कितने मिनट में, क्या 8 मिनट में। तो बी की वैल्यू दे रखी है, तो ये कितने हो जाएगा, 20 लिख दिया, 20 बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये 20 प्लस में एम की स्पीड निकालनी है आपको मैन की, और 8 ये दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 160, और ये कितना हो जाएगा 200, और प्लस में 8 एम, और ये कितना हो जाएगा 40/8। तो मैन की स्पीड कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर आपको ऐसे देखना है तो ऐसे भी कर सकते हो कि किसी अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है, तो b/m इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/10। तो यहां से भी b दे रखा है, m निकाल लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कट ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, तो ये मैंने दिखाई दिया, ये क्या है, एलिफेंट है, और इसका नाम क्या है, भोलू। जो ये कब लॉन्च किया गया था, शुभंकर 150th एनिवर्सरी ऑफ रेलवे। ठीक है, जब इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिए क्या है मैस्कॉट, भोलू द एलिफेंट। ठीक है,
तो इसके बारे में मैंने बताया था, रेलवे के बारे में देखेंगे क्योंकि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और किसी रेलवे का ही पेपर देने वाले हैं, तो रेलवे इंपॉर्टेंट है रेलवे के बारे में। ठीक है, तो रेल जो इंडियन रेलवे ना, पहले तो ये ध्यान रखो कि इंडियन रेलवे वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, एशिया का सेकंड, पहले पे कौन से आ गया, चाइना। ठीक है, फाउंडेशन कब हुई थी किसी इंडियन रेलवे बोर्ड की, ये कब हुई थी, 6 मई 1836 में। और रेल भवन कहाँ पे है बताइए जल्दी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विन वैष्णव। ठीक है, और सीईओ पूछ ले, चेयरमैन पूछ ले, कौन है, सुनीत शर्मा। ठीक है, और आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो फर्स्ट ट्रेन थी वो कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में। किसके बीच में, पुणे और थाने के बीच में। और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 34 किलोमीटर। ठीक है, तो इनके बीच में पहली ट्रेन चली थी है। और क्या पूछ सकते हैं, किस टाइम, उस टाइम किसी कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन था, किसके टाइम पे चढ़ी थी, डलहौजी के टाइम में। ये भी पूछ लेते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा गवर्नर के टाइम में चली थी। ठीक है, और क्या बताया, ये तो आपको पता ही होगा। अभी किसी इंडियन रेलवे के कितने जोन है, 18 रेलवे जोन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लेते हैं सबसे नया रेलवे जोन कौन सा है। ये सबको पता होगा कौन सा रेलवे जोन है, विशाखापट्टनम, जो 18वां रेलवे जोन है। ठीक है, और ये आपको सबको पता होना चाहिए, मैंने ऐड कर दिया डाटा कि कौन से रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कौन सा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये सब डाटा याद कर लीजिए, आप एक जगह नोट कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल रेलवे का जोन हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ईस्टर्न का रेलवे कोलकाता में। नॉर्थर्न का रेलवे गोरखपुर में। तो ये सारा आप देख चुके हैं, देख लेना। पर मैं बस ये बता देता हूँ, देखो ये सबसे जो नया रेलवे जोन है ना, इसका पूछ सकता है कि भाई मतलब इसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कौन कौन से स्टेट आते हैं, आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, तेलंगाना आता है। ठीक है, और कौन सा स्टेट आता है बताइए, एक और आता था, हाँ किसी कुछ पार्ट, ये तो आएंगे। और कुछ सम पार्ट किसका आता है इसके अंदर, तमिलनाडु का। और किसका आता है, कर्नाटका का। ठीक है, तो ये पार्ट और इसके अंदर जो विशाखापट्टनम साउथ कोस्ट रेलवे के अंदर आते हैं। ठीक है, तो और अब इन क्वेश्चनों का और आंसर दीजिए। ये प्रीवियस ईयर नहीं है पर किसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। चलो मैं जूम कर देता हूँ, शायद काफी बच्चों को दिख नहीं रहा होगा। करिए, पहला क्वेश्चन बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथर्न वेस्टर्न रेलवे। तो इसका कहाँ पे है, हुबली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हुबली। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हुबली हो गया इसका आंसर। ठीक है, दूसरे वाले का देखिए, दूसरा बताइए। बताइए, जो रेलवे इंटीग्रल कोस्ट फैक्ट्री है, आईसीएफ, वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये सबको पता होगा, चेन्नई के अंदर है, पेराम्बूर। ठीक है, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। और लास्ट बताइए, ये क्वेश्चन और रेलवे का, ये पेपर में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, कभी ना कभी किसी वैसे पेपर में। एक सेकंड, चलिए आप दिख रहा होगा, बताइए, आंसर नहीं दिख रहा मेरे को कमेंट में। बताइए, द इंजन ऑफ, द हिंदी में बता दो, द इंजन ऑफ द इज द ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इज द, जो स्टीम इंजन है वो सबसे पुराना है इंडिया का और वर्ल्ड का, कौन सा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, फेरी क्वीन है। ठीक है, तो फेरी क्वीन याद रखें। ठीक है, तो बस यही था, ये तो रेलवे के तो आपको बता दिए, आपने देख लिया, इंडियन रेलवे की फाउंडेशन वगैरह पढ़ ली। और इसका देख लेना, ये किसी सार्वे हेडक्वार्टर देख लेना। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, एक ही पेपर में 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं।
चलिए मैं करता हूँ, नहीं तो 5-10 सेकंड और ले ले। आसान क्वेश्चन है, ट्राई करें। देखिए मैं ट्राई करता हूँ। Two numbers are in ratio 3 and 5 and their HCF is 20 and their LCM is, ठीक है। तो देखो हमने लास्ट टाइम जब मैंने बताया था HCF निकालते वक्त, तो देखो उस टाइम बताया था अगर HCF का क्वेश्चन हो ना तो सबसे पहले अगर HCF दे रखा है ना तो उसको ही उठा लो और नंबर को लेट क्या कर लो, 20x लगा लो और 20y लगा लो दूसरे नंबर को, ठीक है। क्योंकि जो भी HCF बोलता है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो ये तो आई आएगा और दूसरा कुछ x आएगा मल्टीप्लाई में या y आएगा, और x और y को प्राइम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने डेफिनेशन से अब तक बता चुका हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हो गया 20x, दूसरा हो गया 20y। अब देखो इन दोनों का मैं रेशियो लूंगा तो x रेशियो y आएगा ना स्मॉलेस्ट, और जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जो x और y की वैल्यू क्या होगी, ये जो रेशियो ही होगा, ठीक है। आया समझ में? दोबारा से बता देता हूँ, जो इन दोनों का देखो HCF तो दोनों में ही है सेम, वो कट जाएगा और x और y के अंदर कोई फैक्टर कॉमन है नहीं, ठीक है। तो रेशियो की वैल्यू, इन दोनों की नंबरों की रेशियो की वैल्यू सेम रहेगी जो दो नंबरों की रेशियो की वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो नंबर क्या हो गया आपके 60 और 100। इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 300, तो आंसर क्या हो गया 300। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In a food chain, what is the difference between primary consumers and secondary consumers? तो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो ठीक है, आपको सबको पता होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वे हार्बीवोरस होते हैं, ठीक है। वो भाई क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, ठीक है। वो क्या कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स वगैरह को। और जो सेकेंडरी होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्राइमरी को खाते हैं, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स, अब जो भी मान लीजिए, कैसे ग्रास होपर्स मान लें, ठीक है, एग्जाम्पल। और ह्यूमंस बीन हो गए, ठीक है, वो किसको खाते हैं, जैसे मतलब प्लांट्स वगैरह को भी खाते हैं और जो भी प्राइमरी खाते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर, प्राइमरी कंज्यूमर ईट ओनली प्लांट्स, ठीक है, प्लांट को खाते हैं, और किसी सेकेंडरी कंज्यूमर ईट प्राइमरी कंज्यूमर, तो आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ना, प्राइमरी कंज्यूमर ईट प्लांट्स एंड अदर कंज्यूमर्स, तो अदर कंज्यूमर्स को तो खाते ही नहीं है प्राइमरी वाले, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई, तो दूसरी सही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज, चलिए जल्दी से ट्राई करें रीजनिंग का। पर रीजनिंग तो इतनी आसान आई है ना, पूछो मत। रीजनिंग और मैथ मतलब मिनटों में सोल्व होगी, मतलब पिछली बार अगर किसी ने पेपर दिया था उनके लिए काफी इजी। आपकी बार ये मत सोचिए अगर लास्ट टाइम इजी थी तो आपकी बार भी हो जाएगी, पर हाँ काफी है, इजी तो थी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1, बी इज कोडेड 2, सी इज कोडेड एज 3, सो ऑन हाउ इज द बीडर। अरे सिंपल सी बात है, तो किसी ये तो कह ही रखा है कि भाई जो नंबरिंग पे है, जो भाई ए फर्स्ट नंबर पे, बी सेकंड नंबर पे, सी थर्ड नंबर पे, वैसे कोडिंग कर दो, सिंपल सा है। तो बी कितने पे आता है 2 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, डी कितने पे आता है 4 पे और आई दोबारा 9 पे और सी 3 पे, मतलब 3 पे। तो इनकी सारे काउंटिंग याद होनी चाहिए, 9 4 4 3 9 3, ठीक है। ये आ गया डी आंसर। अगला पढ़िए, arrange the given English word in alphabet order, choose the one that come first। मतलब डिक्शनरी के अंदर बताना कि सबसे पहले कौन सा आता है। डिक्शनरी में कैसे आता है, जो सबसे पहले आते हैं, जैसे अल्फाबेट से देखिए तो सब में ए कॉमन है, तो ये इससे तो कुछ नहीं पता। अगले में कौन सा कॉमन है, सी कॉमन है, तो इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा। आप थर्ड पे जाइए, थर्ड वाले से क्या होता है, इसमें सी है, इसमें सी है, ठीक है, ये पहले आ रहा है, और टी और एस तो वैसे ही बाद में आएंगे, तो इन दोनों में से ही कोई है। और इनमें देखिए फिर अगला देखिए यू आ रहा है इसमें, और इसमें क्या आ रहा है ओ आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, पहले कौन सा आता है यू या ओ आता है 15 पे, यू आता है 21 पे, ठीक है। तो किसी ये आ जाएगा ओ पहले, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। अगला करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू बिकम कार्बन नेगेटिव, ठीक है। तो कार्बन नेगेटिव का मतलब क्या होता है ना, जैसे हमारे
अर्थ है, अर्थ का तो छोड़िए, जैसे कोई भी कंट्री है, ठीक है, उसके अंदर जैसे हम फैक्ट्री है, किसी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए कार्बन, किसी जो भी कोल वगैरह यूज करते हैं जिसकी वजह से कार्बन प्रोड्यूस होता है, ऐसे किसी व्हीकल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उससे कार्बन प्रोड्यूस होता है, और क्या होता है, फॉरेस्ट क्या कर लेते हैं, वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अगर जीरो, अभी काफी बार किसी पीएम सर भी कहते रहते हैं जीरो, जीरो कार्बन, जीरो कार्बन, ठीक है, तो जीरो कार्बन का मतलब क्या है कि भाई जितना आप किसी मतलब इन्वायरमेंट जा रहे हैं उतना ही आपका, आपके उस एरिया का फॉरेस्ट अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो नेगेटिव में कैसा है, जो भूटान है ना, इसमें किसी नेगेटिव में मतलब क्या है ना, यहाँ पे क्या होता है, 1.5 मिलियन टन है ना, वहां पे कार्बन प्रोड्यूस होता है, मतलब जिसके इन्वायरमेंट के अंदर, और उस अराउंड कितना था, 6 मिलियन टन, 6 मिलियन टन वहां का फॉरेस्ट अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो वहां पे क्या हो गया, कार्बन नेगेटिव हो गया, कंट्री हो गई। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज सीईओ नीति आयोग एज आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है, तो कौन है नीति आयोग के सीईओ, अमिताभ कांत, और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, बताइए, पीएम, ठीक है, पीएम ही रहते हैं। और किसी, देखो अमिताभ कांत के बारे में देख लो, ये काफी बार पूछ लेते हैं, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि आप काफी टाइम से सीईओ हैं। तो ये कौन से बैच के हैं, आईएएस थे, कौन से बैच के, केरला कैडर के, ठीक है, कौन सा बैच था, 1980 बैच था, ठीक है। और क्या ध्यान रखें, हाँ इनकी दो बुक है, बहुत ज्यादा फेमस बुक है, इनकी दो बुक है, एक तो कौन सा है, ब्रांडिंग इंडिया, और सेकंड एक और बताइए, सेकंड और वाली क्या थी, एन इनक्रेडिबल स्टोरी, ठीक है। तो ये दोनों बुक ध्यान रखनी है, ये दोनों बुक इनकी काफी फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन जल्दी। इन 2015 which of the following banks was the first bank to tie up with the Indian Railway to sell rail tickets through their website? 2015 में निम्न में से कौन सा पहला बैंक है जो भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए जुड़ा था? तो सबसे पहले कौन सा बैंक जुड़ा था, आईसीआईसी बैंक, अभी तो आईआरटीसी से होती है ना ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, उस टाइम सबसे पहले कौन सा बैंक जुड़ा था, आईसीआईसी बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का है, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करें। तो देखो, अगर काउंटिंग आपको पता है ना कि भाई पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, कुछ भी मतलब जब याद होना चाहिए आपको, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, एफ कितने आता है, 6 पे आता है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, ठीक है, एस कितने 19 पे आता है, ये आर 18 पे आता है, ठीक है, ऐसे याद होनी चाहिए। जब ये क्या होता है, रीजनिंग में अपने आप आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है किसी स्पीड का खेल है, क्वेश्चन तो सबको ही आते हैं, तो आपका एकदम अच्छे से याद होना चाहिए इनको, ठीक है। तो अब देखिए जल्दी से, ये देखो पी की, पी फर्स्ट लेटर देखते हैं सबका, पी 16, 17, 18, 19, 20, तो 20 पे क्या आता है, टी, ठीक है। ये देखिए बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, ऐसे ए, बी, सी, डी, ई, तो क्या आएगा, टी एफ, टी एफ, ई, तो ये सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है, आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राई करें जल्दी से, 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट भी काफी ज्यादा दे दी, करिए ट्राई, जल्दी ट्राई करें। क्या भैया अब तक आंसर नहीं आया क्या? चलिए मैं करता हूँ,
ठीक है। तो क्या दे रखा है, मिस्टर माइक बोरोड ₹8,500 एट 4% per annum compound interest, the compound interest compound annually for 2 years। ठीक है। तो क्या पूछ रखा है, सीआई पूछ रखा है। ठीक है, सीआई निकालना है। तो देखो सीआई निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको पता ही है, जो कॉमन सा है, जैसे अमाउंट निकाल लीजिए, उसमें से क्या कर दीजिए, प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। और अमाउंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस में आर बाई 100 अपॉन में एन। तो एन मतलब ईयर, कौन कितने साल के लिए दे रखा है। ठीक है, यहाँ से अमाउंट निकल सकता है, प्रिंसिपल दे रखा है 8,500, 4% दे रखा है, और 100 पता ही है, और किसी एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अमाउंट निकाल, फिर उसमें से पी घटा दीजिए। तो ये तरीका भी कर सकते हैं, पर दूसरा तरीका काफी सही है। यहाँ पे अमाउंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा अपना सीआई पूछ रखा है, तो सीआई निकालिए। सीआई निकालने के लिए आपको पता होगा कि जो ये सक्सेसिव इंटरेस्ट होता है, तो सक्सेसिव के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, ए प्लस में बी प्लस में ए इंटू में बी बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे किसी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम है, क्या है 4%, तो 4 प्लस में 4 प्लस में 4 इंटू में 4 बाई 100। तो ये कितना हो गया 8, और ये क्या हो गया 0.60। तो कितना परसेंट हो गया एस सी आई, 18.16%। और किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल दे ही रखा है, यहाँ से निकाल सकते हैं 0.60, और किसी 100%। ठीक है, इतना परसेंट निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो ये पॉइंट से 2 जीरो और नीचे आ गई, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 17 पे, और ये कितने पे गया 20 पे, ये 2 पे गया 10 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 408, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिए 7 4 जा 68, 0 7 8 जा 136, तो ये कितना आ गया 6396, और नीचे 10 था, तो ये आ जाएगा 693.6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में तो आया ना, अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ पूछेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द Which of the following layers of the atmosphere make radio communication possible? ठीक है, तो देखो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा, हम डिटेल में देख ही रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो एटमॉस की लेयर पे आपको पता हो कितने क्वेश्चन आते हैं, किसी ना किसी एसएससी के पेपर दोगे तो उसमें भी कहीं आएगा, ग्रुप डी का दोगे, आरआरबी का दोगे, कहीं ना कहीं एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज इसको आराम से बैठे, ठीक है, और अगर किसी बच्चे को लिखना है तो लिख लीजिए। ये टॉपिक अभी हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है, तो आराम से सुनते जाइए। सबसे पहले देखो, एटमॉस्फेयर में जो मेनली क्या है, 5 लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा, मान लीजिए ये है हमारी अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे पहले जो इस लेवल पे आती है, ये कौन सी आती है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर सौर मंडल, ठीक है। तो इसके बारे में देखो पहले तो, ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर क्या होती है ना, ये अराउंड, इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, देखो भाई, अगर पोल के पास जाएगा तो पोल के पास तो इसकी हाइट कम हो जाती है ना, ठीक है। तो पोल के पास इसकी हाइट कम हो जाती है, और वो नियरली 8 होती है, और जैसे जो इक्वेटर के पास है उसकी हाइट कम, मतलब किसी ज्यादा होती है, तो वो 18 किलोमीटर होती है। तो आपको ये याद नहीं रखना, बस एवरेज याद रखो, इसकी हाइट कितनी होती है, करीबन 13 किलोमीटर, ठीक है। और क्या याद रखना है, और इसके अंदर देखो, अगर मतलब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे इस वाली लेयर में, तो क्या होगा, टेम्परेचर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइट के साथ। मतलब जितना ऊपर जाओगे ना आप, क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। क्यों होगा टेम्परेचर कम, बताइए। क्योंकि देखो, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कम क्यों होता है ना, टेम्परेचर कम क्यों होता है, जैसे अर्थ सरफेस है, यहाँ पे सन रेज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे सन रेज आती हैं, तो उसकी वजह से ये सरफेस तो हमारा हॉट हो जाता है, ठीक है। तो सरफेस हॉट होने के बाद, तो जो इसके पास में एयर वगैरह होगी वो भी हॉट होगी, तो जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडा होता रहेगा,
ठीक है, तो ये कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अगली लेयर आइए, अगली लेयर कौन सी आती है बताइए? स्ट्रेटोस्फेयर, ARATOSPHER। ठीक है, इसके बारे में क्या चीजें पता होना चाहिए? देखो, इसकी हाइट करीबन कितनी होती है? 50 किलोमीटर। कहाँ से? अर्थ सरफेस पे। और जी इसके अंदर ही क्या, देखो इसमें एक चीज और याद रखिए, जो हमारे वेदर एक्टिविटी होती है ना, वो भी किसके अंदर ही आती है? ट्रोपोस्फियर के अंदर। वेदर एक्टिविटी मतलब क्या हो गया? जैसे रेन हो गई, विंड हो गई, तेज हवाएं चलना, स्नो हो गया, तो वो इसके अंदर ही होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर देखो यहाँ पे कोई एयर वो तो है नहीं, मतलब किसी रेनफॉल वगैरह नहीं, तो एरोप्लेन यहीं पे फ्लाई होते हैं। अगर पूछ लें ना कहाँ फ्लाई होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन सप्लाई मतलब फ्लाई होते हैं। ठीक है, और पूछ ले यहीं पे कौन सी लेयर होती है? इसी इसी किसी इसी लेयर के अंदर कौन सी ओजोन लेयर भी इसी के अंदर होती है। ठीक है, बस इससे इसके लिए इतना ही काफी है। और अगला देखिए, अगली लेयर कौन सी है? मेसोस्फेयर। ठीक है, मेसोस्फेयर में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी अपन को? देखो, एक तो ये है ना, सबसे कोल्डेस्ट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और इसकी किसी हाइट करीबन कितनी आती है? 18 किलोमीटर के अराउंड। ठीक है, और एक क्या याद रखिए कि जो मेट्रोइड्स होते हैं ना, वो इसी के अंदर बर्न होते हैं। मेट्रोइड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था, जो जुपिटर और मार्स के बीच में जो पत्थर से होते हैं ना, ठीक है, जो अर्थ के अंदर आ जाते हैं कहीं से, तो वो क्या होते हैं? मेट्रोइड्स होते हैं। ठीक है, जो मेट्रोइड्स जो बर्न हो जाते हैं ना, क्योंकि लेयर से टकराएंगे या हवा से टकराएंगे सरफेस से, तो उसकी वजह से बर्न हो जाते हैं। तो जो बर्न होना स्टार्ट होता है ना, वो कहाँ स्टार्ट होता है? मेट्रोस्फेयर के, मेसोस्फेयर के अंदर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगली लेयर बताइए जल्दी से, अगली लेयर कौन सी है? देखो, उसके बाद सबसे पहले हमने क्या क्या, देखो लेयर कौन कौन सी आ गई अब तक? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद कौन सी आई थी? स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बाद कौन सी आई थी? मेसोस्फेयर। ये देख लेना, अगली लेयर कौन सी आएगी? थर्मोस्फेयर। देखो, इसको थर्मोस्फेयर भी कह देते हैं और इसको आइनोस्फेयर भी कह देते हैं। मतलब ये मर्ज ही हो रखी है। ठीक है, अगर इनमें से अगर एक दे रखा हो किसी, कि भाई मतलब इनमें से एक ही चीज दे रखी हो, तो आपको इसमें से एक लेयर मान सकते हो इन दोनों को। ठीक है, तो कौन सी ए लेयर में आती है? आइनोस्फेयर भी कह सकते हो। ठीक है, तो आयनोस्फीयर के अंदर क्या होते हैं ना, आयन्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। जितना ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आयन्स आ जाते हैं। ठीक है, और अगर इस ये क्वेश्चन आ गया, रेडियो कम्युनिकेशन किससे होती है? वो इसी से, जैसे आयन होते हैं, चार्ज होते हैं, उनसे टकरा के रेज वापिस अर्थ पे आ जाती हैं। तो इसलिए ही रेडियो कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, तो ये रेडियो कम्युनिकेशन के लिए कौन सी है? आयनोस्फीयर है। ठीक है, तो ये इतना काफी है। और लास्ट जो सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी करेंगे? एक्सोस्फीयर। बस इसमें ये याद रखो, ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, तो इतना काफी है। ठीक है, एक तो ये याद रखो, कोल्डेस्ट कौन सी है? मेसोस्फीयर। ठीक है, और किसी एरोप्लेन किस में फ्लाई होता है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ओजोन ओजोन गैस किसके अंदर है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। बस ये, और वेदर वगैरह रेनफॉल वगैरह किसके अंदर होता है? ट्रोपोस्फीयर, सबसे नीचे वाले के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर विथ रेडियस 1 सेंटीमीटर। भाई मैथ ने तो बिल्कुल ही हद करी, इन्होंने तो बिल्कुल ही आसान कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या है, सरफेस एरिया क्या है का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 का, तो कितने आ गए? 88/7। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस आज ये पेपर सोल्व हो गया है। ठीक है, इसमें इतने क्वेश्चन थे।
जितना हमने जो 5-6 वीडियो में करा है, ठीक है। तो इसमें देखो मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। देखो मैथ में ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है मैंने, नंबर सिस्टम। तो इसके क्वेश्चन 6 के अराउंड थे, और जो काफी अच्छा नंबर है, 6 क्वेश्चन 35 में से काफी अच्छे नंबर है। और एचसीएफ एलसीएम उनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखा इस पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करनी है, ठीक है। और तो करेंगे हम, पर अभी तक जब तक डेट नहीं आ जाती है, जब तक हम कुछ कर सकते हैं, तो अच्छे से जो टॉपिक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो टॉपिक तो बिल्कुल करते रहेंगे। और जो टॉपिक आते हैं ना, उनसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं लगभग वही चीजें, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम पे ध्यान देंगे, और नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में मैथ में तो ध्यान देंगे। और रीजनिंग भी आसान आई थी, और किसी बस स्टेटमेंट और किसी कंक्लूजन के क्वेश्चन देख लीजिए, वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है। और सब आसान है, ठीक है। और रेलवे से 3-4 क्वेश्चन तो आए रखे हैं हर पेपर में, ठीक है। और फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, मैंने बायो के सिर्फ एक क्वेश्चन था अपने, इसमें शायद 1-2 क्वेश्चन थे, फिजिक्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा थे। तो अगर आपके पास अभी टाइम ही है, तो कम एटलीस्ट फिजिक्स की एनसीईआरटी अभी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये बायो आप लूसेंट से कर रहे हो तो लूसेंट से कर लीजिए, जहां से कर रहे हो। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो, तो कि भाई एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो बायो की, तो एटलीस्ट फिजिक्स की तो 9th 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ी, ठीक है। केमिस्ट्री के शायद मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन थे, ना के बराबर थे। और करंट अफेयर पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है, करंट अफेयर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, आपने भी देखा होगा, जो बच्चा रेगुलर देख रहा है उसको पता चल गया करंट अफेयर के टॉपिक बहुत ज्यादा थे, क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, अगर किसी पीछे वाले, अगर किसी ने नहीं देखी वीडियो, तो वीडियो देख सकते हैं। पूरा पेपर में 6-7 वीडियो बनी है, ठीक है। पर मैंने सारे डिटेल में बताया ना, हमने सब टॉपिक, काफी टॉपिक क्लियर कर लिए फिजिक्स वगैरह के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जाने से पहले मैं ऐड कर दूं, देखो अगर किसी मेरे से अगर कांटेक्ट में रहना, आपको किसी अगर कुछ पूछना है, या एसएससी के बारे में पूछना है, या रेलवे के कोई टॉपिक आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं क्या नहीं, ठीक है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं किसी इंस्टाग्राम पे, ये मेरी आईडी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। और आपको अगर किसी मेरे को टेलीग्राम से ऐड जुड़ना है, तो आप इस लिंक पे, मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये किसी टाइप करके सर्च में आप मेरे से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या इंपॉर्टेंट जैसे फेस्टिवल आ गया, या कुछ करंट अफेयर का टॉपिक हो गया, या कुछ मतलब आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा यहाँ पे बीच बीच में आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डालता रहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उमंग स्टडी के साथ तो आपको जुड़ ही रहे होंगे, और नहीं जुड़े तो आप किसी उमंग स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहां पे सर आपको बताते रहते हैं नोटिफिकेशन में, कोई नई अपडेट अगर रेलवे से वगैरह कोई भी आ रखी है, और वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मैं एक चीज और ऐड कर दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर है टॉप एजुकेटर्स, और 8 दिसंबर 2021 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है एसएससी के काफी एग्जाम्स के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल सीपीओ सबके लिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको किसी परचेज कर सकते हैं, या फ्री में इनरोल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें, इनरोल करते वक्त ये अमाउंट पे ना कर दीजिए, ठीक है। हमारा कोड यूज करिए उमंग स्टडी, पर ध्यान रखें उमंग स्टडी में इसके बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो बाय गाइस, और स्टडी करते रहो, ठीक है। डेट आएगी, सब एफर्ट्स दे रहे हैं, आप भी पर अपना काम करें, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो में बने होने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।